अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम इस वक्त कराची में मौजूद हैं। आपको मालूम है कराची बार एसोसिएशन ने आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन को आज होस्ट किया था। यहाँ पर बहुत अहम तकारीर हुई हैं, वो तकारीर भी आपको असद तूर अनसेंसर्ड पर अवेलेबल है। लेकिन हमने सोचा यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर सलाउद्दीन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, और सलाउद्दीन अहमद साहब का एक तारुफ और ये भी है कि ये जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब जस्टिस काजी फाइज साहब थे और उनके खिलाफ उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैद हमीद की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने रेफरेंस दायर किया था, तो सलाउद्दीन अहमद उनकी वकला टीम का हिस्सा थे और बड़े प्रोमिनेंट और वोकल थे। और उस वक्त मुझे याद है डॉन में इनके आर्टिकल्स में पढ़ा करता था। सलाउद्दीन भाई, पहला क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट स्टार्ट करता हूँ। आपने काजी साहब का दिफा किया, बिल्कुल राइटली किया। उस वक्त जो पोजीशन थी वो दिफाई बनता था, कोई भी गलत नहीं था उस वक्त काजी साहब से जो खड़ा हुआ था। लेकिन क्या कभी उस दौरान आपकी काजी साहब से मुलाकातें भी होती थी? मैं नहीं पूछता वो क्लाइंट और वो एक वकील की एक कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन थी, वो भी नहीं पूछता। लेकिन कभी ये लगा था कि ये काजी फाइज साहब एक दिन जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार हो जाएंगे? कभी लगा था, कभी ऐसा कोई खदशा अंदर पैदा हुआ कि हम? देखें, हमारे जो स्टांस रहा है वो हमेशा रहा है कि सिविलियन सुप्रीमेसी को सपोर्ट करने का और अदलिया की आज़ादी को सपोर्ट करने का, और जो फ़ौज की मुदाखलत है इन, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या वो जुडिशरी में हो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। अब ये अलग बात है, देखें हम इवन सियासी जमातों में देखते हैं कि जब भी कोई फ़ौजी आमिर आता है, चाहे वो अयूब खान हो जिसकी कैबिनेट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठ गए थे, या वो जनरल ज़ियाउल हक हो जिनकी कैबिनेट में आज की सारी PMLN और अक्सर PTI के भी जो लीडरान हैं जो हैं वो भी वहाँ बैठ गए थे। मुशर्रफ साहब का भी आपने देखा MQM और दीगर जमातें साथ मिल गई। हमारा जो एटलीस्ट बार एसोसिएशंस का जो स्टैंड है वो कंसिस्टेंट रहा है। जब माजी में जब बाजवा और जनरल बाजवा और फैज़ हमीद मुदाखलत कर रहे थे अदालती मामलात में, जब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को सैबोटाज और अंडरमाइन कर रहे थे, तो उस वक्त हमने उन लोगों का साथ दिया जो कि उसकी आवाज़, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। उसमें चंद सियासी जमातें भी थीं, चंद जज साहिबान भी थे। और आज की भी जो सूरत हाल है तो हम वही आवाज़ उठा रहे हैं कि आज जो सियासतदान GHQ का साथ दे रहे हैं और अदलिया में मुदाखलत बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि अब तो मुदाखलत से आगे निकल गए हैं, अपनी एक मातहत कंट्रोल्ड अदालत कायम करना चाहते हैं, तो आज हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये हमने हमेशा देखा है कि सियासतदान भी और जजेस में भी यू टर्न्स आते हैं, मगर जो बार का जो मौक़िफ़ है वो कंसिस्टेंट रहा है। माजी में जिस चीज़ पे मैंने खूब काजी साहब को उस पर क्रेडिट जाता है कि जब वन मैन शो की बात आई थी कि चीफ जस्टिस को वन मैन शो नहीं चलाना चाहिए बल्कि कमेटी के तहत केसेस की फिक्सेशन करनी चाहिए, और जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बिल को अपहोल्ड किया, तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा कदम था। आज वो चीफ जस्टिस का वन मैन शो दोबारा अगर कायम किया जा रहा है, तो मैं कैसे कह दूं कि अगर बंदयाल साहब का वन मैन शो था तो ख़राब था और काजी साहब का अगर वन मैन शो है तो अच्छा है। मैं समझता हूँ ये असूली तौर पे जो बात है वो करनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, जो चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल थे, उनका तो जो वन मैन शो था वो शुरू से चला आ रहा था। हर चीफ जस्टिस का वन मैन शो था, वो तो उसी सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो हमने वो बुत तोड़ा था और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बड़ा क्रेडिट लेते थे। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने तो बुनियादी तौर पर वन मैन शो हासिल किया है, उनको विरसे में नहीं मिला। उन्होंने तो वापस मांग के लिया है, एक ऑर्डिनेंस जारी करवा के, भाई मेरे हाथ में मैं वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो आपको 63 ये रिवर्स नहीं करके दे पा रहा, वो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता नहीं निकाल के दे पा रहा जो आपको अंडरमाइन हो गया है 12 जुलाई की जजमेंट से। तो ये क्या था? ये क्या तजाद है उनकी पर्सनैलिटी का, या वो इतने एम्बिशियस हैं कि जब वो आई पर आ रहे हैं तो फिर लाइक
There is no constitution, there is no. देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ऑर्डिनेंस जो आई जिसमें चीफ जस्टिस का वन मैन शो दोबारा बहाल किया गया, वो ऑर्डिनेंस किसके कहने पे आई, किसके कहने पे नहीं आई, मगर जो चीज़ सामने है वो ये है कि जब नहीं, 1 घंटे में उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को अपने गले लगाया, कमेटी तोड़ी, ऐसा लगता था वेट कर रहे थे। और उससे पहले एक दिन इजलास होना था कमेटी का, उन्होंने नहीं किया जुमेरात को, जुमे को वेट किया ऑर्डिनेंस आ जाए फिर वो। जी बिल्कुल, मैं जो चीज़ फैक्चुअली जिसको डिनाई नहीं कर सकते वो ये है कि जब वो ऑर्डिनेंस आई, और ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की भी और फायजीसा साहब की खुद जजमेंट्स हैं कि ऑर्डिनेंस सिर्फ अशद ज़रूरत के तहत होनी चाहिए, वरना पार्लियामेंट का जो बाकायदा तरीका होता है कानून साजी का वो फॉलो होना चाहिए। तो मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में क्या अशद नेशनल इमरजेंसी हो गई थी कि उसमें तरमीम करने की ज़रूरत थी। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस भी अगर माइनॉरिटी में है फिक्सेशन के, तो ठीक है, जो मेजॉरिटी का कमेटी का फैसला है उस पर अमल होगा। उसमें क्या इमरजेंसी थी मुझे नहीं समझ आई। और ये भी मुझे ताज्जुब हुआ कि क्योंकि मैं तो आपको पता है उनमें से था कि मैं समझता था कि शायद अगर ये ऑर्डिनेंस आई भी तो उस पर काजी साहब जो हैं वो उन्हीं जज को, जस्टिस मुनीब अख्तर को ही नामजद करेंगे, ताकि ये तासुर ना लगे कि ये सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की मिली साजिश थी। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ भी था और शॉक भी था कि जब 1 घंटे के बाद नए जज को नॉमिनेट कर दिया गया और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस का वन मैन शो बहाल किया गया। और आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस था? देखिए, मैं नहीं कह सकता। असद साहब, आपकी जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मुझसे बहुत बेहतर है, ठीक है, मगर डेफिनेटली जब इस किस्म की चीज़ें उठती हैं और सामने नज़र आती हैं तो फिर मुझे जो लोग कहते हैं, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये कल्यूसिव अमल था, तो उनकी क्रिटिसिज्म में मैं फिर उसे बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उस बात में वज़न है कि आदमी के अपनी जो एक्शंस हैं वो इतने शफाफ होने चाहिए ताकि आपके खिलाफ उंगलियां ना उठ सके। अच्छा, मुझे सलाउद्दीन भाई एक चीज़ और बताइएगा, उस ऑर्डिनेंस के बतन से फिर 63A का रिव्यू ने जन्म लिया, लगवाया गया। उसमें से जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनका नाम मौजूद चीफ जस्टिस ने पहले प्रपोज किया था, वो निकाल के उन्होंने खुद को और अमीनुद्दीन खान को, दोनों जो कमेटी में बैठे हुए थे, वही बेंच पे भी आके बैठ गए। नो डाउट 63A का आइन रीराइट किया गया था, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। जब वो दोबारा से रिव्यू लगा के रिवर्स किया गया, ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और जो उनकी इस वक्त प्रॉक्सी जमातें जो माजरत के साथ जो पार्लियामान में बैठी हुई हैं, वो 2/3 मेजॉरिटी खो बैठी थी इस आईनी तरमीम के लिए, ये वो उनको सहूलतकारी करके दी गई कि ठीक है आप यूँ करके बंदे हासिल कर लें? देखिए, बिल्कुल 63A को फौरी तौर पे लगाने का मुझे तो, और 63A की अर्जेंसी भी शुरू जुलाई में हुई। जी जी। उससे पहले काजी साहब 8 महीने अपना चीफ जस्टिस रहे थे। उससे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मिनट्स जो आई हैं वो उनमें तो कोई जिक्र नहीं है कि 63A का फौरी तौर पे लगाना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक अहम आइनी मुकदमात का मामला है, देखिए 63A तो सिर्फ चंद मखसूस सिचुएशंस में अराइज करती है, जब आपने आइनी तरमीम करनी हो या फाइनेंस बिल पेश करना हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, तो उस वक्त तक ना कोई फाइनेंस एक्ट फंसा हुआ था, ना ही कोई आइनी तरमीम सामने आई थी। पीछे पीछे चेमगोइयाँ तो चल रही थी, मगर कोई पैकेज तो पार्लियामेंट के सामने नहीं था। 12 बजे तक पार्लियामेंट बैठी थी मगर कुछ पेश नहीं हुआ। तो ना ही कोई नो कॉन्फिडेंस का मोशन था जिसमें बड़ा अहम था कि 63A को सही तरीके से डिफाइन किया जाए। तो वो क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जबकि ऐसे अहम आइनी मुकदमात, मैं नाम लूँ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का लेटर है उसकी पेशी 5 महीने से 6 महीने से नहीं हुई, जिसमें जजेस बाकायदा कह रहे हैं भाई वो जो जज साहब हैं जिनके बेडरूम्स में कैमराज निकल रहे हैं, जो जजेस के ऊपर असॉल्ट हो रहा है, उनको प्रेशर किया जा रहा है, वो केस 6 महीने तक अब नहीं लगा। जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, जो अपील है आपने सस्पेंड करके
وہ کیس نہیں لگا, اس کے وجہ سے لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ملٹری ٹرائلز ہو رہی ہیں. وہ ایک زیادہ ارجنٹ معاملہ تھا رادر دین اے ہائپوتھیٹیکل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. 18ویں ترمیم کے کیسز پڑے ہوئے ہیں. ریویو جو جے پی ایم سی کے کیس میں وہ تو 5 سالہ پرانی ریویو ہے, ثاقب نثار صاحب فیصلہ کر کے گئے تھے, اس کی ریویو پینڈنگ ہے ابھی سپریم کورٹ میں. تو اچانک ایک کیس کو کہنا کہ یہی سب سے امپورٹنٹ کیس ہے جس میں ارجنسی درکار ہے, اور اس کیس میں جب اساتذہ ججز نہیں مانے کہ اس کیس کو لگانا چاہیے, پھر ایک آرڈیننس بھی آ جاتا ہے, پھر وہ کیس لگ جاتا ہے, تو دا ٹائمنگ سرٹنلی از ویری سسپیشس. اور یہ ایک چیز ہے جو قاضی صاحب کی جو لیگیسی ہے یہ ان کو ہانٹ کرے گی, ان کو ہانٹ کرے گی. قاضی صاحب کی ویسے میرا تو ماننا ہے کہ 13 جنوری کے بعد اب لیگیسی وہی ہے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک پورا الیکشن ڈسفرینچائز کر دیا. لیکن چلیے ایک چیز اور سعودین بھائی, کیونکہ آپ عرصے سے وکالت کر رہے ہیں, لیکن یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا اس میں 2 ججز کا ایک اختلافی نوٹ آیا, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا, جس میں انہوں نے کہا کہ آئینی باڈیز, کیونکہ یہ فیصلہ آئینی نہیں ہے, اس پر عمل درآمد کی پابند نہیں ہے, مت مانیں اس کو. سوری ٹو سے وہ ملک میں عدلیہ کی رٹ کو 2 سپریم کورٹ کے ججز چیلنج کروا رہے ہیں کہ آپ مت مانیں عدلیہ کی رٹ کو, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ عدلیہ کے سامنے بغاوت کا مشورہ دے رہے ہیں. اگر آئینی ترمیم نہ ہو سکی, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہ بن سکی, جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ نہ رک سکا, تو کیا اس کے بعد گریس کا کیا تقاضا ہوگا کہ کیا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کو جج رہنا چاہیے یا استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے؟ اسد, آپ ہمیشہ مجھ سے زیادہ بات چلوانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر میں اتنی بات کروں گا کہ وہ ایک نہایت وہ جو فکرہ ہے جس میں کہا ہے کہ چونکہ وہ فیصلہ آئینی نہیں ہے تو اسے کسی بھی ادارے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ فکرہ ہے. کوئی میرے تو تصور میں بھی نہیں آتا کہ کیسے کوئی سپریم کورٹ کا جج کہہ سکتا ہے. دیکھیں, فیصلے غلط ہوتے ہیں, ہم نے سینکڑوں فیصلوں کو سپریم کورٹ کے کرٹیسائز کیے ہیں, مگر یہ اگر آپ اداروں کو اجازت دے دیتے ہیں تو پھر اداروں پہ کیوں رکتے ہیں؟ پھر ہر شہری فیصلہ کرے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کی, اور اٹ واز اے فل کورٹ, یہ نہیں تھا کہ کوئی ہم خیال بینچ بیٹھی ہوئی تھی, اٹ واز اے فل کورٹ کی میجورٹی نے اگر فیصلہ کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نظر میں بالکل غلط فیصلہ تھا. مگر جب آپ اداروں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو نہ لگے کہ یہ آئینی فیصلہ ہے, آپ کو غیر آئینی لگے, تو پھر وہاں کیوں رکتے ہیں؟ پھر ہر شہری جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے میرے پاس, آپ میرے خلاف کیس میں مقدمے میں آپ فیصلہ لے کے آئیں, میں کہوں مجھے تو یہ غیر قانونی لگتا ہے, میں نہیں مانتا, جاؤ کر لو جو کرنا ہے. تو it is so irresponsible, I think, on part of judges if they promote anarchy. لیکن سعودی بھائی, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, یہ ہائی کورٹس میں رہے ہیں. جسٹس نعیم اختر افغان تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک گئے ہیں, پھر وہاں سے ایلیویٹ ہو کے آئے ہیں. جسٹس امین الدین خان کا لاہور ہائی کورٹ سے سفر ہے, پھر وہ سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں. یہ کو آرڈنری معذرت کسی ڈسٹرکٹ کورٹ کے انٹرنی وکیل نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ جملہ کیا لکھ رہے ہیں, اس جملے کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, تو مسٹیکنلی ان کے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہوگا یا کلیریکل ایرر ہے. یہ وہ تو نہیں ہے, یہ بڑا سوچا سمجھا جملہ ہے. دیکھیں, اب ان کے موٹیوز پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا, بٹ میں سرٹنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خود آئندہ کسی ججمنٹ میں ان کو خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ مطلب نہیں. اور ججز اس قسم کی جوڈیشل کریکشن بعد میں بھی کرتے ہیں, کبھی کبھار ان کی رائٹنگز میں غلطیاں ہوتی ہیں, ان کو خود اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کو یہ کلیریفائی کرنا چاہیے کہ ہمارا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم حکومتی اداروں پہ چھوڑ دیں کہ جب انہیں فیصلہ پسند آئے اور آئینی لگے تو تب اس پہ عمل درآمد کریں, اور جب انہیں پسند نہ آئے تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. آخر میں سعودی بھائی, سندھ کے وکلا, کراچی کے وکلا, اگر یہ آئینی ترمیم آتی ہے, جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ رکتا ہے,
आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? वकला एक्सेप्ट कर लेंगे कि जैसे तैसे है तो पार्लिमान का इख्तियार, चाहे उसने फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवारें पहनी हो, देखिए, लेकिन क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको? मैं समझता हूँ कि चंद वकला जो कि या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ है, उनके अलावा 99% जो वकला हैं वो एहतजाज भी करेंगे। आज की आप कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, 15 लोगों ने आके शायद 15 या 20 लोगों ने आके कहा कि नहीं, हम अपनी अपनी सियासी जमातों के साथ हैं। बाकी जो 800,000 लोगों का जो जलसा है उसमें 100% आपने देखा कि इन आइनी तरामीम को मुस्तरद किया गया है और यही दावा किया गया है कि हम अपना जो एहतजाज है हम वो अदालतों में भी रिकॉर्ड करेंगे, हम वो सड़कों पे भी करेंगे, हम सिविल सोसाइटी को भी रीच आउट करेंगे और हम सियासी जमातों को, जो सियासी जमातें इस किस्म के वार के ख़िलाफ़ हैं, आइनी वार के ख़िलाफ़ हैं, उन सियासी जमातों का भी साथ लेंगे और इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे जिस तरह 2007 में तहरीक चलाई। लेकिन 2007 में इफ्तिखार चौधरी साहब मार्च में पहली दफ़ा निकाले गए थे और 2009 हो गया था उनको मुकम्मल तौर पर रिस्टोर होते हुए। उनके 2 साल तो बड़े खाए गए। मंसूर अली शाह साहब को तो साल ही 3 है। अगर वो आपको उस साइकिल में डाल देते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उस साइकिल में जाने से पहले कुछ प्रीएम्प्ट करना होगा, इन जजेस को प्रीएम्प्ट करना होगा? ये बैठे देख रहे हैं कि वो सो कॉल्ड ज़मीर की आवाज़ के नाम पर लोगों की फैमिलियों को उठा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और मारपीट करके उनसे ज़मीर की आवाज़ निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस किस्म का कंसेप्ट है? जी बिल्कुल, स्ट्रेटजीज़ में ये भी मैंने इसीलिए कहा, ये भी शामिल है कि जहाँ एहतजाज सड़कों पे होता है तो एहतजाज अदालतों में भी होता है, तो वो भी जो ऑप्शंस हैं वो सारी एक्सप्लोर हो रही हैं और इंशाल्लाह सबसे पहले तो हमारी ख्वाहिश ये है कि इन सियासी जमातों को ये अकल आ जाए कि जब ये ऐसी एक पालतू अदालत कायम होगी तो पहले विक्टिम यही बनेंगे। तारीख़ हमें सिखाती है, मगर अव्वल तो इनको खुद समझ आ जाए, नहीं तो फिर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा। अगर वो ज़बरदस्ती कायम कर भी देते हैं फिर फेडरल कोर्ट, फिर आपको पता है कि सालों ये लड़ाई चलेगी कि जुरिस्डिक्शन किसकी है। पहले भी हुआ है, पीसीओ जजेस नॉन पीसीओ जजेस की लड़ाई रही है, कभी कोई बाहर है कभी कोई बाहर है। आई फोरसी देन कि ये कॉन्फ्लिक्ट कम से कम फिर साल 1 तो चलेगा और उस दौरान में पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के साइलीन का ही नुकसान होगा। ये चीज़ पता नहीं हमारी सियासी जमातें समझने से क्यों कासिर हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसला क्यों समझने से कासिर है? उनको नहीं समझ नजर आ रहा? सर, चीफ जस्टिस साहब को ये सोचना चाहिए कि आया ही वांट्स टू बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज द चीफ जस्टिस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन अहमद हमारे साथ थे, बात की खुल के, ख़ास तौर पे जो जिस अंदाज में आर्डिनेंस आया तो सलाउद्दीन अहमद भी थोड़े सोचते हैं कि बड़ा सस्पिशियस है सब कुछ। पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।